अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का वेलकम है सेल्फ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हमने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में, जो कि हमने देखा था कि अलग अलग जीवों के अंदर भोजन को ग्रहण करने की अलग अलग प्रकार की विधियां होती हैं और भोजन ग्रहण करने की विधियों के आधार पर बच्चों जीव भी होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमने देखा था बच्चों स्वयपोषी जीव भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं। स्वयपोषी के अंदर हमने देखा था कि जैसा पेड़ पौधे जो स्वयपोषी जीव होते हैं वो अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। फिर हमने देखा था विषमपोषी जीवों में हमने अलग अलग दो जीव भी देखे थे, हमने एक अमीबा देखा था और एक हमने पैरामीशियम देखा था। आज बच्चों हम करेंगे मानव में जब हमने पोषण यानी भोजन हमने ग्रहण तो कर लिया, अब उस भोजन का हमारे शरीर के अंदर क्या क्या होता है उसको आज हम देखेंगे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मानव का पाचन तंत्र। आज हम पढ़ेंगे बच्चों मानव के पाचन तंत्र में मानव में पोषण। पोषण के लिए बच्चों सबसे पहले हम भोजन मुख में जाएगा, ग्रसिका ग्रासनाल पढ़ेंगे, फिर आमाशय पढ़ेंगे, फिर क्षुद्रांत और अंत में बड़ी आंत के बारे में भी हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों देखेंगे मानव में पोषण। तो मानव में जो पोषण होता है बच्चों वो किस किस प्रकार से होता है। तो मानव में पोषण का क्या होता है कि मानव जो भोजन करता है तो मानव एक हमने देखा था विषमपोषी प्राणी होता है। विषमपोषी प्राणी अर्थात जो अपने भोजन के लिए किसी भी अन्य जीव पर निर्भर रहता है। तो या तो मानव क्या करेगा बच्चों, किसी अन्य जीव को मार करके खाएगा, या फिर मानव पेड़ पौधे खाएगा। तो ये दोनों चीज़ों में से ही बच्चों ये रहता है, ये हम विषमपोषी पोषण करते हैं। ये भोजन हमारे शरीर में जाने के बाद में बच्चों इसको पाचन की आवश्यकता होती है ताकि हम इसके अंदर से क्या कर सकें, मुख्य मुख्य जो पदार्थ हैं उनको हम निकाल सकें, जो पोषक तत्व हैं उनको हम निकाल सकें, अलग से अब्जॉर्ब कर सकें, अवशोषित कर सकें। तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है मानव में पोषण के जो स्टेप होते हैं, सबसे पहला होता है बच्चों अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण अर्थात क्या होता है बच्चों, भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण अर्थात खाना खाना बेसिकली। पाचन, ये जो बच्चों भोजन आया है अंतर्ग्रहित भोजन का पाचन करना। अवशोषण, भोजन के पाचन के बाद में क्या करना बच्चों, पचित भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषित करना। अवशोषित करने के बाद में बच्चों क्या हो जाता है, अवशोषित भोजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना और कोशिका द्वारा क्या करना बच्चों, उसका उपयोग करना। बहिर्क्षेपण, अपचित भोजन को बाहर निकालना। बच्चों हमें दिखता नहीं है, हम भोजन का हम डायरेक्ट हम खा तो लेते हैं, मगर हमें समझ में नहीं आता कि हमारे शरीर के अंदर कितनी सारी क्रियाएं हो रही हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर लगातार चल रही हैं। और ये क्रियाएं ऐसा नहीं होती कि जब हम जागते हैं तभी चल रही हैं। रात का खाना खाने के बाद में हम सो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर भी सो जाता है, हमारे पाचन तंत्र रात में भी लगातार कार्य करता रहता है। और क्या काम करता रहता है बच्चों, हमारा पाचन तंत्र हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता रहता है। तभी हमें सोते समय भी बच्चों हमारा पाचन तंत्र फुल्ली एक्टिव रहता है। और हमारे शरीर के अंदर क्या क्या क्रियाएं होती हैं तो बच्चों देखेंगे, सबसे पहला है भोजन को ग्रहण करना। सबसे पहले बच्चों हम माउथ द्वारा, मुख द्वारा बच्चों क्या करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद ये भोजन जो रहेगा बच्चों, इस भोजन का पाचन होता है। तो ये भोजन बच्चों नीचे नीचे जाता जाता लीवर में नहीं जाएगा बच्चों, यहाँ से आमाशय के अंदर बच्चों क्या हो जाता है, ये भोजन पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में आमाशय के अंदर बच्चों इस भोजन का पाचन होता है। फिर ये भोजन छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, वहां इसका पाचन होता है। फिर ये बड़ी आंत में पहुंच जाता है और वहां पर क्या होता है बच्चों, इसमें से जल का अवशोषण कर लिया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों सबसे ज्यादा यानी छोटी आंत में बच्चों सबसे ज्यादा जो भोजन का हमारे का पाचन होता है वो बच्चों कहाँ पर होता है बच्चों, सबसे ज्यादा होता है वो हमारी छोटी आंत के अंदर।
पचित भोजन से बच्चों फिर हमें क्या करना रहता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करना रहता है। कि मान लीजिए अगर हमने कोई आलू का पराठा खाया, तो आलू का पराठा अर्थात उसके अंदर बच्चों क्या है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च है बच्चों, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर। अब वो कार्बोहाइड्रेट बच्चों हमारे शरीर के अंदर, हमारे आमाशय में पहुंचेगा, छोटी आंत में पहुंचेगा, और फिर हम क्या कर लेंगे, उसको अवशोषित करेंगे। उस कार्बोहाइड्रेट को उसमें से अलग कर लिया जाएगा, और अलग करने के बाद में क्या करेंगे बच्चों, उस अवशोषित भोजन को हम अलग अलग शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाएंगे, और कोशिकाएं क्या करेंगी बच्चों, उसका उपयोग करेंगी। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इस प्रोसेस के अंदर कुछ ऐसा भाग रह जाता है, ऐसा नहीं है कि जितना हम भोजन खाते हैं वो पूरा का पूरा भोजन हमारे काम में आ जाता है। उस भोजन का कुछ पार्ट होता है जो कि बच जाता है, उस पार्ट को बच्चों हम क्या कर लिया जाता है, हमारे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर को किसी काम का नहीं होता है। मानव पोषण की क्रिया में बच्चों निम्न अंग भाग लेते हैं, मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। बच्चों ये जो हमारे मुख से लेकर के और अंतिम अंग एनस से बच्चों, जहाँ से कि हमारे अपशिष्ट सभी पदार्थों को बच्चों क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो बच्चों हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे कुछ अंग है, मेन शुरू अंग कैसे हो रहा है, माउथ से, अंतिम कौन सा है बच्चों, एनस। माउथ से लेकर के बच्चों एनस तक की ये जो पूरी नाल पाई जाती है, इस नाल से बच्चों क्या कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। कि पाचन शुरू कहाँ से होता है बच्चों, माउथ से, और अंत कहाँ पर होता है, गुदद्वार पर। तो इस पूरी नाल को, इस पूरे रास्ते को बच्चों क्या कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। इसको नोट डाउन कीजिएगा आप। ठीक है बच्चों, देखेंगे आहार नाल। आहार नाल क्या होती है बच्चों, अभी हमने देखा, मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदाद्वार तक के सभी भाग क्या कहलाते हैं, आहार नाल कहलाते हैं। ये हो गया। अब बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे मुख। मुख जो होता है बच्चों, मानव में मुख के अंदर कई सारे भाग होते हैं। मानव के मुख के अंदर बच्चों बहुत सारे भाग होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। मानव में मुख के अंदर बच्चों दांत पाए जाते हैं, जिह्वा अर्थात हमारी जीभ पाई जाती है, एंड बच्चों साथ में कई लार पाई जाती है। कभी आपने देखा होगा कि अगर हमारा कुछ अच्छा खाने का दिल करता है और उस टाइम पर अगर हमें भूख लगी रहती है, तो बच्चों हमारे मुंह के अंदर से लार का निर्माण होने लग जाता है। ये लार बच्चों क्यों निकलती है, क्योंकि ये लार हमारे भोजन को क्या करती है बच्चों, एक माध्यम प्रदान करती है, और भोजन को लसलसा और लुगदीनुमा बनाने का कार्य करती है, ताकि भोजन हमारी ग्रसिका द्वारा आसानी से नीचे उतर सके। तो मुख के अंदर बच्चों क्या क्या होता है, मुख गुहा जहां से भोजन को अंदर कर लिया जाता है। दांत बच्चों, जो दांत होते हैं हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं, भोजन को काटने का कार्य करते हैं। और जीभ क्या करती है बच्चों, हमारी जीभ भोजन को लार से मिला करके लसलसा बनाने का और लुगदी नुमा बनाने का कार्य करती है। क्यों, अभी अभी आपको बताया, ताकि वो आहार नाल द्वारा सही प्रकार से नीचे उतर सके। लार ग्रंथि बच्चों जो हमारे मुंह के अंदर पाई जाती है, उससे एक रस निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं, लाला रस बोलते हैं या लार बोलते हैं बच्चों। इस लार को क्या होता है बच्चों, इस लार के अंदर एक एंजाइम होता है, ठीक है ना। इस एंजाइम का नाम बच्चों क्या होता है, याद रखना है अपने को। इस एंजाइम का नाम होता है बच्चों लार एमाइलेज होता है। ये लार एमाइलेज क्या करता है बच्चों, भोजन में उपस्थित स्टार्च को क्या करता है बच्चों, सरल शर्करा में परिवर्तित कर देता है। अर्थात हमने कोई भी ऐसा भोजन खाया जिसके अंदर स्टार्च है, तो उसका पाचन बच्चों कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। वसा का पाचन मुख गुहा से नहीं होता। हमको ये याद रखना है कि किस चीज़ का पाचन हमारे मुख गुहा से होता है। मुख गुहा से सिर्फ एक चीज़ का पाचन होता है, वो क्या होता है बच्चों, हमारा स्टार्च का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो हमारा पाचन होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहा से। तो बच्चों मुख गुहा के बाद में भोजन हमारा कहाँ जाता है बच्चों, ग्रसिका या ग्रासनाल में, जिसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। ये क्या होती है बच्चों, वह पोषण जब ग्रसिका ग्रासनाल में, ये बच्चों गलत स्लाइड आ गई, ग्रसिका ग्रासनाल के अंदर बच्चों ये नहीं आएगा, एक सेकेंड। तो बच्चों ग्रसिका के बारे में हम यही पढ़ा देंगे, कोई मसला नहीं है। इधर देखेंगे बच्चों, ग्रसिका बच्चों क्या काम करती है हमारी, ग्रसिका ग्रासनाल बच्चों एक नली होती है। क्या होती है बच्चों, एक नली होती है जो और कुछ कार्य नहीं करती बच्चों, जो सिर्फ भोजन को क्या करती है, मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। कहां से कहां तक, भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। कौन करती है मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य, ग्रासनाल। फिर ये देखना बच्चों, इस नली में कैसे पहुंचाती है बच्चों, इसके अंदर एक प्रकार की गति पाई जाती है, जिस गति का नाम होता है क्रैमानुकुंचन गति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रासनाल में किस प्रकार की गति पाई जाती है। तो ग्रासनाल में क्रैमानुकुंचन गति पाई जाती है। क्रैमानुकुंचन का अर्थात, मान लीजिए कि ये हमारी ग्रासनाल है, तो अगर हमारे यहाँ पर कोई एक फूड पार्टिकल है जिसको हमें नीचे पहुँचाना, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से दबाएंगे।
ऊपर से अगर हम इसको दबाएंगे तो वो भोजन का अगर कण यहाँ पर है तो वो भोजन का कण ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अगर हम ऊपर से दबाएंगे तो भोजन का कण बच्चों कहाँ जाएगा, नीचे। तो इस प्रकार से बच्चों क्या होता जाता है, इधर से चौड़ी हो जाती है और ऊपर से दब जाती है। इस प्रकार से बच्चों भोजन की जो होती है वो गति ऊपर से नीचे आती है। ये जो गति होती है बच्चों, इस गति से बच्चों हम क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। ठीक है बच्चों, ग्रसिका हमारी इतना ही था, ये 2 ही पॉइंट हमारे ग्रसिका के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला देखेंगे बच्चों आमाशय। आमाशय बच्चों, ग्रसिका से भोजन हमारे आमाशय के अंदर प्रवेश करता बच्चों एक थैला होता है जिसका शेप बच्चों कैसा होता है, जे शेप का थैला होता है बच्चों। क्या होता है आमाशय, एक जे, ये वाला हिस्सा ऊपर का अगर हटा दें अगर बच्चों जे का, तो देखें ऐसा, ये देखें ऐसा, ये जे शेप का बच्चों एक थैला होता है जो क्या होता है बच्चों, भोजन के आने पर फैल जाता है बच्चों। भोजन के आने पर क्या हो जाता है, ये फैल जाता है। आमाशय की भित्ति जो होती है अर्थात आमाशय की जो दीवारें होती हैं उनमें क्या पाई जाती है बच्चों, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि 3 पदार्थों का श्रवण करती है बच्चों। याद रखना है, पहले हमने सिर्फ इतना पढ़ा होता है कि आमाशय के अंदर HCl पाया जाता है, एक अम्ल पाया जाता है HCl, जबकि बच्चों हमें ध्यान देना है कि आमाशय के अंदर बच्चों क्या पाई जाती है, हमारी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनमें 3 पदार्थ निकलते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या होता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चों क्या काम करता है, ये एक अम्लीय माध्यम प्रदान करने का कार्य करता है। भोजन को बच्चों कैसा माध्यम देता है, एक अम्लीय माध्यम दे देता है जो क्या काम आता है, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। अर्थात अम्लीय माध्यम के सहायक, अम्लीय माध्यम आने से भोजन के ऊपर पेप्सिन जो एक एंजाइम होता है यह आसानी से क्रिया कर पाता है। दूसरा बच्चों पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या होता है बच्चों, एक पाचक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। हमने देखा था बच्चों उसके अंदर जो एंजाइम था लार के अंदर, वो था लार एमाइलेज। लार एमाइलेज किसका पाचन कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा था बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद से रखिएगा। पहला लार एमाइलेज जो था वो किसका पाचन कर रहा था, लार एमाइलेज बच्चों किसका कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, इसको बच्चों MTN लगा करके याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेप्सिन जो है हमारा, पेप्सिन किसका करता है बच्चों, प्रोटीन का पाचन करता है। लास्ट बच्चों हमारे श्लेष्मा अर्थात म्यूकस निकलती है। म्यूकस क्यों निकलती है कि आप सोचिए अगर हमारे आमाशय से अगर HCl निकलेगा जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सख्त, हमारा बहुत ज़्यादा कठोर अम्ल होता है, तो क्या इससे हमारा आमाशय जल नहीं जाएगा। तो हमारे आमाशय को इस जलने से बचाने के लिए बच्चों हमारे आमाशय के अंदर क्या पाई जाती है, श्लेष्मा पाई जाती है जो क्या करती है बच्चों, हमारे आमाशय की रक्षा करती है कि इस अम्ल की मदद से सिर्फ भोजन का पाचन ही हो, आमाशय जले नहीं। ये तीनों हो गया। तो अगर आ गया बच्चों के HCl की उपस्थिति में हमारा आमाशय जलता क्यों नहीं है, क्यों नहीं जलता है बच्चों, श्लेष्मा के कारण नहीं जलता है। हमारे HCl से आमाशय की रक्षा कौन करती है, श्लेष्मा करती है। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। आमाशय के बाद में बच्चों भोजन कहां पर आता है, हमारा छोटी आंत में आता है। छोटी आंत बच्चों इसकी लंबाई जो होती है वो 5 से 6.5 मीटर होती है। बड़ी आंत के मुकाबले बच्चों इसकी लंबाई कम होती है, मगर इसे छोटी आंत क्यों बोला जाता है, क्योंकि बच्चों इसका व्यास कम होता है। लंबाई तो होती है इसकी अधिक मगर व्यास कम, अर्थात ये जो हमारी छोटी आंत है बच्चों, ठीक है ना, इसका क्या होता है बच्चों, लंबाई ज्यादा होती है मगर ये जो हिस्सा है ना ये कम होता है। बड़ी आंत की बच्चों लंबाई तो कम होती है मगर वो चौड़ी ज्यादा होती है, इसलिए इसे बड़ी बोला जाता है और इसको छोटी बोला जाता है। आमाशय से भोजन बच्चों छोटी आंत में प्रवेश करता है। ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, हमारी छोटी आंत होती है। ये बहुत कुंडलित होता है, यानी बहुत ज्यादा मुड़ी हुई रहती है। आप सोचें 5 से 6.5 मीटर की हमारी जो आहार नाल है वो हमारे शरीर, हमारी जो छोटी आंत है वो हमारे शरीर के अंदर ही पाई जाती है। तो हमारे शरीर में तो पेट हमारा इतना है, इसके अंदर तो इतनी जगह नहीं होती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा कुंडलित होती है, बहुत ज्यादा घूमी हुई होती है ये। ठीक है, शाकाहारी जीवों में बच्चों क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, शाकाहारी जीवों के अंदर, शाकाहारी जीवों में सेल्यूलोज, शाकाहारी जीव जो घास वगैरह खाते हैं बच्चों उनके अंदर एक तत्व होता है जो होता है सेल्यूलोज। तो शाकाहारी जीवों में सेल्यूलोज का पाचन करना पड़ता है। शाकाहारी जीव यानी ऐसी जीव जो सिर्फ घास को ही खाते हैं या हरे पेड़ पौधों को ही खाते हैं, तो उनके शरीर के अंदर सेल्यूलोज बहुत ज्यादा पहुंचता है।
तो बच्चों सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा पहुंचेगा। तो सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए बच्चों आहार नाल कैसी होती है, उनकी लंबी होती है। और मांसाहारी और सर्वाहारी जीवों, क्योंकि उतनी वो घास वगैरह नहीं खाते, उतना वो शाक सब्जियों को नहीं खाते, इसलिए हमारी जो आहार नाल होती है, हमारी जो छोटी आंत होती है बच्चों, वो कैसी होती है, उतनी लंबी नहीं होती। तो शाकाहारी जीवों में सेल्यूलोज के पाचन के कारण क्षुद्रांत्र लंबी होती है, मगर मांसाहारी जीवों की क्षुद्रांत्र बच्चों कैसी होती है, छोटी होती है। अर्थात अगर हम हिरन देखेंगे तो हिरन की क्षुद्रांत्र, अगर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि हिरन और शेर में से किसकी क्षुद्रांत्र बड़ी रहेगी, तो बच्चों हिरन क्योंकि शाकाहारी जीव है तो इसकी बड़ी रहेगी, और शेर क्योंकि मांसाहारी जीव है तो इसकी क्या रहेगी बच्चों, छोटी रहेगी। क्षुद्रांत्र क्या काम करती है बच्चों, क्षुद्रांत्र कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के संपूर्ण पाचन का स्थल होती है। हमने ये देखा था कि मुख के अंदर हमारे पाचन हो रहा था कार्बोहाइड्रेट का, हमने देखा था कि हमारे आमाशय के अंदर पाचन हो रहा था प्रोटीन का, मगर जो हमारी छोटी आंत होती है, एक ऐसा अंग होता है बच्चों, ये सभी चीजों का सबसे सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है, हमारी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के अंदर बच्चों क्या निकलता है, छोटी आंत के अंदर हमारे निकलता है आंत्र रस, जो हमारे 3 कार्य करता है। इसमें आपको जो भी नोट डाउन करना है फटाफट से कीजिएगा। तो ये जो आंत्र रस निकलता है बच्चों, ये क्या क्या कार्य करता है, ध्यान से देखना। ये कार्बोहाइड्रेट को बच्चों याद करिएगा, इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। आंत्र रस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, वसा को तोड़ देता है, बदल रहा है मतलब तोड़ने का काम कर रहा है, पाचन कर रहा है, क्योंकि ये है जटिल फॉर्म। ये बच्चों सारी फॉर्म कैसी है, जटिल, और ये जिनमें बदल रहा है सारी फॉर्म्स कैसी हैं, सरल। तो ये जटिल से सरल के अंदर परिवर्तित कर रहा है। वसा को ये किस में परिवर्तित कर देता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरोल में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन को किस में परिवर्तित कर देता है, अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा बच्चों एक और चीज होती है, ये तो आंत्र रस के 3 कार्य हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। कार्बोहाइड्रेट को बदल दिया ग्लूकोज में, वसा को बदल दिया वसीय अम्ल और ग्लिसरोल में, प्रोटीन को बदल दिया अमीनो अम्ल में। ये आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट को किस में बदला जाता है, वसा को किस में बदला जाता है, प्रोटीन को किस में बदला जाता है। इसके अलावा बच्चों क्षुद्रांत्र के अंदर 2 अन्य भागों द्वारा स्रावित रस भी आता है, यानी क्षुद्रांत्र के अंदर एक तो आंत्र रस होता है और 2 अन्य भाग भी ऐसे होते हैं जो अपना अपना रस कहां पर छोड़ देते हैं, क्षुद्रांत्र के अंदर। तो टोटल क्षुद्रांत्र के अंदर कितने रस पाए जाते हैं बच्चों, 3 रस पाए जाते हैं। पहला तो हो गया हमारा आंत्र रस, और बचे 2 अब हमारे आने वाले हैं, ये देखें फटाफट से। यकृत बच्चों, ये जो यकृत होता है, यकृत हमारे शरीर की, याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत एक अंग भी होता है और एक ग्रंथि भी होती है बच्चों, याद रखिएगा। तो बच्चों हमने देखा कि छोटी आंत के अंदर बच्चों हमारे टोटल 3 प्रकार के रस पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों आंत्र रस, दूसरा यकृत से आने वाला होता है पित्त रस, और तीसरा होता है अग्नाशय से अग्नाशयी रस। आंत्र रस के हमने कार्य देखे थे कि आंत्र रस हमारा क्या कार्य करता है, आंत्र रस हमारा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज शर्करा में बदल रहा था, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरोल में बदल रहा था, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ रहा था। और अपन ने जो देखा था 2 अलग जो रस आते हैं वो क्या कार्य करते हैं बच्चों, तो ध्यान से एक बार हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। यकृत से बच्चों कौन से रस का श्रावण किया जाता है, पित्त रस का श्रावण किया जाता है। ये पित्त रस हमारे क्या कार्य करेगा, ये पित्त रस के अंदर पित्त लवण पाए जाते हैं। अब हमारा क्या होता है बच्चों, आमाशय से जो भोजन आता है, वो आने वाला भोजन कैसा होता है बच्चों, अम्लीय होता है। क्यों अम्लीय होता है, क्योंकि बच्चों आमाशय के अंदर एक अम्ल पाया जाता है। हमने बताया था कि आमाशय के अंदर जो HCl अम्ल होता है, उसके कारण ये जो भोजन होता है, ये कैसा होता है बच्चों, अम्लीय भोजन यहाँ पर प्रवेश करता है। अब इस अम्लीय भोजन पर अग्नाशयी रस अपनी क्रिया नहीं कर पाता। तो सबसे पहले ये जो पित्त रस होता है बच्चों, ये पित्त रस क्या कार्य करता है, ये पित्त रस क्या करता है, इस भोजन को क्षारीय बना देता है। तो अगर हम देखेंगे पित्त रस कार्य क्या कर रहा है, तो बच्चों ये जो पित्त रस है, ये भोजन को क्या बना देता है हमारा, ये बना देता है भोजन को, ये भोजन को बच्चों क्षारीय बना देता है। क्यों बना देता है, ताकि अग्नाशयी रस उस पर क्रिया कर सके। अब उस पर जब ये क्षारीय बना देता तो उस पर अग्नाशयी रस भी बच्चों क्या कर देता है, अपनी क्रिया कर देता है। बच्चों छोटी आंत में जो वसा होती है वो बड़ी बड़ी गोलिकाओं यानी बड़े बड़े गोलों के रूप में होती है। जो वसा रहती है वो कैसी रहती है बच्चों, बड़े बड़े गोलों के रूप में रहती है। सबसे पहले क्या करता है बच्चों, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस में उपस्थित पित्त लवण। अब हमने देखा था बच्चों के एक तो पित्त रस हमारा क्या कार्य कर रहा था, आमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बना रहा था, और पित्त रस के अंदर ये जो पित्त लवण रहते हैं ये क्या काम करते हैं बच्चों, ये जो वसा के बड़े बड़े गोले थे, इन गोलों को बच्चों तोड़ देते हैं। किसके अंदर तोड़ देते हैं बच्चों, छोटे छोटे गोलों के अंदर क्या कर देते हैं बच्चों, तोड़ देते हैं।
ये जो वसा के बड़े बड़े गोले थे, इन वसा के गोलों को छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया का बच्चों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रक्रिया को, वसा के बड़े बड़े गोलों को वसा की छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है इमल्सीकरण। क्या कहलाता है बच्चों? इमल्सीकरण कहलाता है। इसको और नोट डाउन कीजिएगा। अब बच्चों देखेंगे अग्नाशय जो रहता है बच्चों, अब हमने देखा कि यकृत ने सबसे पहले क्या कार्य किए थे। यकृत ने क्या करा? पहले भोजन को बना दिया था क्षारीय, और क्षारीय भोजन बनाने के बाद में यकृत क्या कर रहा था बच्चों? वसा की गोलियों को तोड़ रहा था। किसके अंदर तोड़ रहा था? छोटी छोटी वसा के बड़े गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं के अंदर तोड़ रहा था। अब जब यकृत ने भोजन को क्षारीय बना दिया तो अब उस पर अग्नाशय अपनी क्रिया करेगा। तो अग्नाशय से बच्चों एक अग्नाशयी रस निकलता है, जिसके अंदर बच्चों 3 एंजाइम होते हैं हमारे। एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है बच्चों। क्या नाम होता है इसका? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज क्या करता है बच्चों? स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। बच्चों हमने देखा था एमाइलेज और कहाँ पर पाया जाता था? एमाइलेज हमारे मुख के अंदर पाया जा रहा था। जो मुख के अंदर भी इसीलिए हमने देखा था बच्चों किसका पाचन हो रहा था? हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था। किसका पाचन हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट का। तो वही कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी तो बच्चों क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो एमाइलेज, जो यहाँ पर भी एमाइलेज पाया जाता है, ये स्टार्च को वही ग्लूकोज में बदलता है। बस जो मुख के अंदर एमाइलेज पाया जाता है उसे बच्चों लार एमाइलेज कह दिया जाता है, क्योंकि वो लार के अंदर उपस्थित होता है। दूसरा बच्चों ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ये क्या करता है बच्चों? प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ देता है। एक लाइपेज एंजाइम होता है। ये क्या करता है बच्चों? वसा को हमने देखा था, आंतरस भी वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरोल में तोड़ रहा था। ये भी सेम काम करता है, वसा को वसीय अम्ल में क्या कर देता है बच्चों? बदल देता है। इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब बच्चों देखना हमें छोटी आंत के अंदर बच्चों क्या होती है? कुछ उंगली के समान संरचना पाई जाती है, छोटी आंत की सतह पर पाई जाती है। जैसे बच्चों अगर हमारी ये छोटी आंत है, तो इसकी बच्चों सतह कहां पर है? ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसकी सतह कहां पर है हमें दिखेगी? ये इसके अंदर की सतह। अब बाहर तो होंगे नहीं, अंदर की सतह बच्चों क्या होते हैं? कुछ उंगली के समान ऐसे प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये प्रवर्ध क्या काम करते हैं बच्चों? ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे कि भोजन का अच्छी तरह से क्या हो सके? अवशोषण हो सके। इन प्रवर्धों को बच्चों हम क्या कहते हैं? दीर्घ रोम कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? दीर्घ रोम। इन्हें बच्चों विलाई भी कहते हैं। जो कैसे होते हैं बच्चों? अभी हमने बताया था, उंगली के समान प्रवर्ध होते हैं। ये छोटी आंत में अंदर की सतह पर संपूर्ण क्षेत्रफल पर, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं पर है, ये बच्चों संपूर्ण क्षेत्रफल पर दोनों साइड पाए जाते हैं, ताकि भोजन का क्या कर सकें? अच्छी तरह से अवशोषण कर सकें। इनका कार्य भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना होता है, अच्छा, अर्थात के भोजन को नहीं अच्छी तरह से अवशोषित कर सके। ये जो दीर्घरोम रहते हैं बच्चों, ये क्या किससे जुड़े हुए रहते हैं? ये दीर्घरोम अंदर से बच्चों रक्त वाहिनियों से जुड़े रहते हैं। कि अवशोषित होने के बाद में ये भोजन जाएगा कहाँ पर? अवशोषण। इसको कोशिकाओं तक पहुँचाना है, तो कोशिकाओं तक पहुँचाने के लिए बच्चों क्या जुड़े रहते हैं बच्चों इसके साथ में? ये हमारे साथ में क्या रहते हैं बच्चों? ब्लड की कैपिलरीज रहती हैं, रक्त की वाहिनियां होती हैं। इससे कि जैसे ही यह भोजन को अवशोषित करेगा, भोजन रक्त में जाएगा और रक्त के माध्यम से भोजन हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं तक चला जाएगा। दोबारा बच्चों देखेंगे कि हमारी छोटी आंत के अंदर बच्चों क्या पाए जाते हैं? अंदर की सतह पर कुछ उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये उंगली के समान प्रवर्ध हमारे क्या कार्य करते हैं? ये उंगली के समान प्रवर्ध हमारे भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। इनके अंदर बच्चों क्या पाई जाती है? हमारी रक्त वाहिनियां पाई जाती है। रक्त वाहिनियों से जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये भोजन का अवशोषण करते हैं तो रक्त वाहिनियां उस पचित भोजन को, अवशोषित भोजन को रक्त के माध्यम से हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं तक क्या कर देती हैं? पहुंचा देती हैं। अगर सवाल आ जाए बच्चों के ये रक्त वाहिनियां इसमें क्यों पाई जाती हैं? ताकि इसको ये शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सके। अब ये देखेंगे बच्चों, रक्त वाहिनियों जुड़े होते हैं। इनके द्वारा बच्चों ये अवशोषित भोजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ले जाते हैं, जहां पर बच्चों इस अवशोषित भोजन का उपयोग कोशिकाओं को ऊर्जा देने में, बच्चों ग्लूकोज बनाने में, नई कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण में। जब कोशिकाओं के अंदर विभाजन होता है, उन्हें नई कोशिकाएं बनती हैं, तो नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, वो ऊर्जा कहाँ से आती है? यहीं से आती है।
भोजन के माध्यम से आती है। और भोजन के माध्यम से ये ऊर्जा कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है कि जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत में ये प्रवर्त रहते हैं, ये उसको अवशोषित करते हैं, उसको रक्त वाहिनियों के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। और पुराने ऊतकों, अगर कोई भी ऊतक पुराना हो जाता है, अगर कोई भी कोशिका पुरानी हो जाती है तो उसकी मरम्मत में भी काम में इसको लाया जाता है, और इसे ही बच्चों क्या कहते हैं, हम स्वांगीकरण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसे ही क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। यहां तक हो गया बच्चों, जो भी इसके अंदर है उसको नोट डाउन कीजिएगा। वृहदांत्र जो रहती है बच्चों, अगला हमारा आता है भोजन वृहदांत्र के अंदर। वृहदांत्र हमारी क्या कार्य करती है बच्चों, वृहदांत्र को हमने आपको बताया था कि वृहदांत्र को वृहदांत्र यानी बड़ी आंत क्यों कहा जाता है। इसकी लंबाई अधिक नहीं होती बल्कि इसका व्यास अधिक होता है, अर्थात इसकी चौड़ाई अधिक होती है, इस वजह से इसको अपन क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। लंबाई में अगर पूछा जाएगा तो दोनों आंतों में से किसकी लंबाई बड़ी होती है, छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, मगर बड़ी आंत का व्यास अधिक होता है, चौड़ाई अधिक होती है। छोटी आंत से भोजन बच्चों सीधी सी बात है बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बच्चों यहां पर भी क्या पाए जाते हैं, दीर्घरोम पाए जाते हैं, मगर वहां दीर्घरोम भोजन का, पचित भोजन का अवशोषण कर रहे थे। यहां जो ये दीर्घरोम पाए जाते हैं, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसका अवशोषण करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में बच्चों जो अंतिम पाचन होता है और जो सर्वाधिक पाचन होता है बच्चों वो छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत के अंदर किसी प्रकार का भोजन से पाचन नहीं होता। बड़ी आंत सिर्फ और सिर्फ उसमें से जल निकालने का कार्य करती है, एवं बड़ी आंत इस अपचित भोजन को आगे शरीर से बाहर निकालने के लिए मलाशय में भेज देती है, जहां ये अपचित भोजन क्या हो जाता है बच्चों, इकट्ठा हो जाता है। मलाशय में बच्चों जब उपस्थित भोजन होता है तो उस भोजन को, क्योंकि अब वो भोजन है नहीं, तो वो जो अपचित पदार्थ होता है बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, मल कहते हैं, फीकल मटेरियल कहते हैं। ये जो मल रहता है बच्चों, ये गुदा द्वार द्वारा समय समय पर बच्चों क्या कर दिया जाता है, इसको त्याग दिया जाता है। तो जिस स्थान से इसे त्यागा जाता है उसे बच्चों अपन क्या कहते हैं, गुदा या एनस कहते हैं। बच्चों ये एक पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों गुदा द्वार पर क्या पाई जाती है, हमारी एक अवरोधनी पाई जाती है। बच्चों अवरोधनी से बच्चों क्या कहते हैं, अवरोधनी से हम कहते हैं बच्चों स्फिंक्टर। अवरोधनी से क्या कहा जाता है बच्चों, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का अर्थात होता है बच्चों के एक ऐसी संरचना जो किसी भी चीज को रोक सके, ताकि हमारे क्या है बच्चों, गुदा द्वार पर मानव के अंदर क्या पाई जाती है, अवरोधनी स्फिंक्टर पाई जाती है, जिससे कि बच्चों मल त्याग ऑटोमेटिकली नहीं हो बल्कि मानव अपनी क्रिया के अनुसार, मानव अपनी इच्छा के अनुसार बच्चों क्या कर सके, मल त्याग कर सके। अगर बच्चों इन सेक्टर नहीं होती तो फिर मानव क्या है बच्चों, ये जो मल त्याग की प्रक्रिया होती है मानव के नियंत्रण में नहीं होती। यह अवरोधनी पाई जाती है जो क्या करती है बच्चों, मल त्याग को क्या करती है बच्चों, नियंत्रित करती है। ये हो गया बच्चों अपना यहां पर पाचन तंत्र कंप्लीट। अगली जो क्लास बच्चों हमारी आएगी वो हमारी श्वसन तंत्र की आएगी। इस क्लास को बच्चों अच्छी तरह से रिवाइज करें। हमने इस क्लास के अंदर पूरे कंसेप्ट, आपके पूरे टॉपिक्स, पूरे चीज़ें हमने एक साथ में क्लियर करवा दी हैं। इस क्लास को अच्छे से देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।